नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तेलंगाना की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो रहा है। जितने भी दल हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, केसीआर जिसके मुखिया हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये तीन मुख्य प्लेयर हैं तेलंगाना की राजनीति में इस समय। पिछले कुछ सालों से, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 4 लोकसभा सीटें जीती, तब से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यहाँ मौका है और उसने अपने संगठन का विस्तार शुरू कर दिया, दूसरी पार्टियों से लोगों को लाना शुरू कर दिया। और जिस तरह का आंदोलन चलाया बांदी संजय कुमार ने अपनी पदयात्रा के जरिए और यात्राओं के जरिए, तो उससे एक माहौल बना कि अब सीधी लड़ाई बीआरएस और बीजेपी के बीच में है। और ये स्थिति बनी हुई थी कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने से पहले तक। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि ये स्थिति बनी रहेगी तो उसका फ़ायदा होगा, कांग्रेस इसमें से जो है बीच में से निकल जाएगी। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद स्थितियां बदली हैं और कुछ और बदलाव हुए हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी जो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, AIMIM, उससे और केसीआर के बीच में खटपट हो गई है। वो जो संबंध चला आ रहा था काफ़ी लंबे समय से, पिछला चुनाव गठबंधन में लड़े थे, अब वो सीधे सीधे खुली लड़ाई में बदलता जा रहा है। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर केसीआर को मुस्लिम वोटों के जाने का डर है, कांग्रेस का अगर रिवाइवल होता है तो फिर भी क्यों वो ओवैसी से किनारा कर रहे हैं और ओवैसी क्यों हमला कर रहे हैं केसीआर पर? तो मामला ये है कि ये जो प्रचार चला देश भर में कि ओवैसी दरअसल बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, उस प्रचार का और किसी पर असर हो न हो, तेलंगाना के कम से कम मुस्लिम मतदाताओं पर असर होना शुरू हो गया है। तो ग्रेटर हैदराबाद के बाहर ओवैसी और उनकी पार्टी का कोई आधार नहीं है। उससे बाहर वो किसी उम्मीदवार को, यानी चाहे अपना हो और चाहे बीआरएस का उम्मीदवार हो या जिसको भी समर्थन कर रहे हों, उसको मुसलमान वोट नहीं दिला सकते असदुद्दीन ओवैसी। तो उनकी जितनी ताकत है, जो भी उनका जनाधार है, वो ग्रेटर हैदराबाद तक सीमित है। वहाँ भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद में अब भी उनका प्रभाव है। तो केसीआर को लग रहा है कि जो हमें वोट दिला नहीं सकता और ग्रेटर हैदराबाद में ज़्यादा सीटें ओवैसी ही लड़ेंगे, तो उससे फिर नाता क्यों रखें? उसकी वजह से हमारा हिंदू वोट बिदक रहा है, हिंदू नाराज़ हो रहे हैं। तो एक तरफ हिंदू नाराज़ हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान आ नहीं रहा है। तो ऐसे में ओवैसी से संबंध का कोई फ़ायदा नहीं है। ओवैसी का और उनके साथियों का मानना है कि ये सब बहानेबाजी है। चुनाव के समय उन्होंने मुसलमानों से वादा किया था 12% आरक्षण देने का, उसके अलावा कई वादे किए थे जिनमें से कोई पूरा नहीं किया। तो अब उसका जवाब न देना पड़े, लोग उसका हिसाब मांगेंगे, इस डर से केसीआर अब ओवैसी के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। और आप देखिए कि उनके स्टैंड में और बदलाव आया है, जिस तरह से वो हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी ब्राह्मण सदन का निर्माण और उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के कार्यक्रम का प्रचार देश भर में किया गया, केवल तेलंगाना तक नहीं, देश के सभी प्रमुख अखबारों में और टीवी चैनल्स पर उसका विज्ञापन छपा। तो केसीआर जो है, उन्होंने अपनी लाइन बदल ली। जो 2014 में थी, 2018 और 2019 में थी, उससे अलग लाइन पर चले गए। अब वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। ये देखिए, नरेंद्र मोदी की नीतियों की सबसे बड़ी सफलता है कि उनके विरोधी उसी रास्ते पर चलने लगे हैं जिस पर चलने का विरोध करते थे मोदी का, जिसके चलते विरोध करते थे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस से लेकर बीआरएस तक सब उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो बीआरएस को लग रहा है कि अगर ओवैसी से नाता तोड़ लें तो हिंदू हमसे, जो हिंदुओं की नाराजगी है वो कम होगी। उस दूसरी तरफ कांग्रेस को लग रहा है कि कर्नाटक में जीत के बाद उसके लिए संभावना बढ़ गई है तेलंगाना में। और सुनील कानुगोलू, जो पार्टी के सेफोलॉजिस्ट और एक तरह से स्ट्रेटेजिस्ट है इस समय सबसे बड़े, कर्नाटक की सफलता के बाद उनको कर्नाटक के मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइज़र बना दिया गया है। उनकी एक रिपोर्ट है तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना पर वो काफ़ी समय से काम कर रहे थे। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस बीआरएस और MIM से मुस्लिम वोट नहीं खींचती तब उसके लिए कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। कांग्रेस को अगर लड़ाई में आना है और सत्ता के लिए दावेदारी पेश करना है तो उसे बीआरएस और MIM से मुस्लिमों को अपनी ओर खींचना पड़ेगा।
लेकिन ये हो कैसे? तेलंगाना में लगभग 40 ऐसी विधानसभा सीटें हैं 119 में से, जिनमें मुस्लिम मतदाता निर्णायक होते हैं। उस पर नज़र बीआरएस की भी है, उस पर नज़र कांग्रेस की भी है। अब कांग्रेस जो कोशिश कर रही है मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की, उसका नुकसान देखिए दोनों को हो रहा है। बीआरएस को तो हो ही रहा है, बीजेपी को भी हो रहा है। कांग्रेस का रिवाइवल किसी भी मायने में, किसी भी स्तर पर, वो मुख्य प्रतिद्वंदी बन जाए या न बने, तीसरे नंबर पर रहे, उसका नुकसान बीजेपी को ये है कि बीजेपी को उम्मीद थी कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। कांग्रेस से लोगों को ले आने की जो योजना थी बीजेपी की, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अब कांग्रेस छोड़कर कम से कम इस विधानसभा चुनाव में 2023 के कोई जो टिकट विकट कट जाए, किसी का बहुत उम्मीद हो, वो इक्का दुक्का अलग बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर वो जो पोचिंग कमेटी बना रखी थी बीजेपी ने, उसके आधार पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस से निकलकर लोग नहीं आएंगे। बीआरएस से भी उम्मीद थी कि निकल कर आएंगे, और दूसरी ओर बीजेपी के अंदर जो है गुटबाजी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है कि अब नज़दीक आ रहा है चुनाव, और बीजेपी में जो नेता हैं जो पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से, उनको लग रहा है कि सत्ता में आ भी सकते हैं, तो इसलिए सत्ता के आने की आहट से और ज़्यादा झगड़े बढ़ गए हैं। और जो बाहर से जो लोग आए हैं, सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं उसमें एटला राजेंद्र, उनको लेकर जो है उनकी नाराज़गी बांदी संजय कुमार से, बांदी संजय कुमार की नाराज़गी उनसे, ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का घर भी, वहाँ भी चैन नहीं है, वहाँ भी शांति नहीं है। तो भाजपा को अपना घर ठीक करना है, और ये जो नई चुनौती उत्पन्न हुई है उसका भी मुकाबला करना है। कांग्रेस के लिए समस्या ये हो रही कि मुस्लिम वोटों पर उसकी नज़र तो है, लेकिन मुस्लिम समाज ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है। अब वो ज़्यादा की अपेक्षा कर रहा है। एक सर्वोदय जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है मुसलमानों ने, तेलंगाना के मुस्लिम समाज ने बनाई है, और नेगोशिएट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। ये लोग कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस के अंदर ही हैं, और नेगोशिएट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जहां भी 25% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, वो सीट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मिलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए इस तरह का स्टैंड लेना मुश्किल होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर नहीं लेगी तो भी मुश्किल होगा। तो कांग्रेस दोनों तरह से मुश्किल में है। उसको अपनी पार्टी के रिवाइवल के लिए समय बहुत कम है। तेलंगाना में पार्टी लगभग जो है मृतप्राय स्थिति में थी, उसमें कोई जान बची नहीं थी। रेवंत रेड्डी जो उनके अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें उठती रही हैं, उनके खिलाफ बगावत के भी मौके आए हैं। इसलिए बात करें अगर तीनों पार्टियों की, तो किसी के घर में शांति नहीं है। तीनों पार्टियों, बल्कि चारों कह लें, अगर एमआईएम को भी जोड़ लें तो उनके घर में तो अशांति नहीं है, लेकिन उनके वोट बैंक में ज़रूर अशांति है। मुसलमानों को ये लग रहा है कि जो प्रचार हो रहा था वो सही है, कि असदुद्दीन ओवैसी वहीं जाते हैं जहां उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी की मदद हो सके। दूसरा, अगस्त 2022 आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने बयान दिया था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, और उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। तो फिरोज़ खान हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्होंने उनके खिलाफ अभियान शुरू किया था, और अपने समर्थकों से कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो कानून भी हाथ में ले लो, लेकिन जहां टी राजा सिंह मिले वहां उनकी पिटाई करो। पूरा माहौल सांप्रदायिक बनाने में बड़ी भूमिका रही फिरोज़ खान की। उसके बाद राज्य सरकार ने टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया, बीजेपी ने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। अब वो टी राजा सिंह का मुद्दा फिर से उछलेगा। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले शायद बीजेपी उनका निलंबन भी वापस ले ले। बीजेपी के लिए बड़ी समस्या ये हो रही है कि वो जिस रणनीति पर काम कर रही थी, वो पूरी रणनीति उसे बदलनी पड़ रही है। उसे नए सिरे से तेलंगाना के लिए रणनीति बनानी पड़ रही है, क्योंकि जो 40 सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली कहना चाहिए थी, उनमें से 7 एमआईएम जीती थी, और बाकी सभी 33 सीटें जो है वो बीआरएस जीती थी। बीआरएस के हाथ से और एमआईएम के हाथ से ये सीटें निकलती हैं तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता है। निकलती हैं मतलब अगर निकलने की संभावना लगती है, वहाँ कांग्रेस लड़ाई में आ जाती है। तो ये जो माहौल बना हुआ था कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो सारा का सारा बीजेपी को जाएगा, उसमें बंटवारा होगा। बीजेपी की चिंता इस बात की है। बीजेपी की चिंता इस बात की भी है, जो पहले कहा मैंने, कि नए लोग अब नहीं आ पाएंगे। बीजेपी के लिए तेलंगाना में 119 अच्छे उम्मीदवार खोजना भी एक बड़ी समस्या है।
बहुत कुछ निर्भर था जो कांग्रेस और बीआरएस से लोग आने वाले थे, अब उनके आने की संभावना लगभग खत्म हो रही है। तो तेलंगाना का चुनाव जो अभी 13 मई से पहले तक लग रहा था कि सीधा ये जो है दो ध्रुवीय चुनाव है बीआरएस और बीजेपी के बीच में, अब वो निश्चित रूप से त्रिकोणीय हो गया है। और त्रिकोण में तीसरी पार्टी यानी सबसे कमजोर पार्टी कौन सी होगी, ये देखने की बात होगी। कांग्रेस कितना रिकवर कर पाती है, ये इस पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ताकत लगाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने घर के अंदरूनी झगड़ों को कितनी जल्दी सुलझा पाती है। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे तय होगा कि नंबर 2 की स्थिति में, कम से कम परसेप्शन में ही सही कहें, वास्तव में कौन रहेगा ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो बीजेपी की स्थिति नंबर 2 की पक्की लग रही थी और कि नंबर 1 भी हो सकती है, उस स्थिति में तो निश्चित रूप से बदलाव आया है। बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है, बीआरएस के लिए तो और ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी के लिए भी बढ़ गई है, क्योंकि तीसरी पार्टी का आने का मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी वोटों का बंटवारा। और केसीआर सरकार के खिलाफ नाराजगी तो बहुत ज़्यादा है। अब वो नाराजगी खिलाफ वोट में बदलेगी कि नहीं, ये एक सवाल होता है। एंटी इनकम्बेंसी का होना ये सुनिश्चित नहीं करता कि सत्तारूढ़ दल हार ही जाएगा। उसको हार में बदलने के लिए उसके विरोधी को मेहनत करनी पड़ती है और वो मुद्दा बनाना पड़ता है, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो क्या कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होते हुए दिखने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी नंबर 2 की स्थिति बरकरार रख पाएगी चुनाव में? ये एक बड़ा सवाल है भाजपा के सामने। केसीआर के सामने तो और बड़ा सवाल है कि वो कैसे 1 की बजाय 2 से लड़ेंगे। रविवार को मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने रैली में कहा कि नामधारी नहीं कामधारी चाहिए। दरअसल ये वही बात है जो प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं, नामदार नहीं कामदार, थोड़ा सा बदल दिया है शब्द उन्होंने। तो अटैक उनका कांग्रेस पर था, डायनेस्टी पर था। इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि वो विपक्षी एकता में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब उनकी जो रणनीति समझ में आ रही है वो बीजू जनता दल की तरह, नवीन पटनायक की तरह कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बनाकर रखने की नीति पर चलना चाहते हैं और समय के अनुसार अपने फायदे, अपने राज्य के फायदे के अनुसार किसी का समर्थन या विरोध करना चाहते हैं मुद्दों के आधार पर। लेकिन उसके लिए सत्ता में फिर से लौटना पड़ेगा। क्या केसीआर लौट पाएंगे? अभी दिल्ली दूर है, अभी समय है। अभी कांग्रेस जो बढ़ती हुई दिख रही उसकी हवा ज़्यादा है, ज़मीन पर कितना बढ़ेगी ये अभी देखने की बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात तो निश्चित रूप से है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।